नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। एसीजीसी पीयू एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 16 नवंबर को। और आप सभी के मन में एक डाउट हमेशा की तरह चलता है कि एसीजीसी पीयू एग्जामिनेशन में ना कितना अटेम्प्ट अच्छे होंगे या कितने अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए और हमें कितने अटेम्प्ट तक जाना चाहिए, है ना। ये डाउट आपके मन में हमेशा चलता है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो। सो डिस्कशन करेंगे इसमें क्या कुछ आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी है। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप कितने अटेम्प्ट करके आने वाले हो वहाँ पे, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। बट ये सारी चीज़ें एग्जाम से पहले आप तक डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जामिनेशन में ना उस माइंडसेट के साथ में चीज़ों को देख पाओ, पिक कर पाओ और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर पाओ। तो एक अच्छी अप्रोच जो है ना, वो आपको कहाँ तक ले जा सकती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, है ना। मैं आपको एक नंबर नहीं दे रहा हूँ कि इतना आपको अटेम्प्ट कर देना है, नहीं। मैं आपको एक उस अप्रोच के साथ में थोड़ा सा फेमिलियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर, जिससे आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ, ये वाला अप्रोच मैंने फॉलो किया था एग्जामिनेशन में और इससे मुझे हेल्प मिली है। काफ़ी पुराने सेशंस आप देख सकते हो, काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए मेरा गाइडेंस हमेशा काम आया है क्वांट सेक्शन को लेकर के। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ क्वांट की ही बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि कैसे आप क्वांट में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। बहुत समय नहीं है आपके पास में, 7-8 दिन बचे हैं आपके पास में, तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप थोड़ा सा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिस पैटर्न पे अभी मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सेशन को कंप्लीट देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। अभी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। और क्या आपने उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग कर लिया है जो आपको लगता था कि हाँ यार, ये वाला हिस्सा मेरा थोड़ा सा वीक लग रहा है, मुझे ये वाला मुझे फंसा सकता है, तो क्या उस पर काम कर लिया आप सभी ने? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करने वाला हूँ। अब देखो, कभी भी आपको अच्छे अटेम्प्ट देखने हो, कभी भी आपको ये चेक करना हो कि कितना किया जा सकता है इस एग्जामिनेशन में कितना किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का बिहेवियर क्या कहता है? एग्जामिनेशन का बिहेवियर आपको कहता है कि आपको 50 सवाल सॉल्व करने होंगे, और ये 50 सवाल किन किन टॉपिक से आएंगे, ये लास्ट ईयर से आपको चेक करना है। तो मैं पिछले साल का क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का आपको बता देता हूं, और इससे है ना बहुत आइडिया लग जाता है हमें कि इस बार हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कहां कहां पे हमें रिस्पॉन्ड करना है ना। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। एसीजीसी पीओ 2022 का जब एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस थे, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन किस तरीके के थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक अप्रोच दूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि लगभग आप कितना पहुंच सकते हो इस एग्जामिनेशन में भी। करें स्टार्ट, चलो। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो था वहां पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। 3 हिस्से करवाता हूं मैं आपको हमेशा और हमेशा, कि जब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात होगी आपको 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा होता है हमेशा वन लाइनर्स का, दूसरा हिस्सा आपका हमेशा और हमेशा डीआई रखना है, और तीसरे हिस्से में जाके आपको अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस। अर्थमेटिक के साथ में मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, क्वांटिटी कंपैरिजन, उसके साथ में डेटा सफिशिएंसी, ये सारे के सारे सवाल। और आपका एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका भी लगभग यही होता है। तो 3 हिस्से हमने कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि वन लाइनर्स से हमें कितने सवाल मिले थे पिछली बार देखने को। सो वन लाइनर्स वाला हिस्सा पिक करते हैं। वन लाइनर्स 5 अप्रोक्सीमेशन के सवाल आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस बार भी आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी जैसे पीओ में लगभग हर एक बार अप्रोक्सीमेशन आया हुआ है। सो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आपको अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। नंबर सीरीज के सवाल, मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं 5 सवाल। ये मिसिंग नंबर सीरीज के भी हो सकते हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी पूछ लेते एग्जामिनर। 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, तो 15 सवाल, 15 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपको वन लाइनर्स वाला हिस्सा मिल रहा है। वन लाइनर्स वाला हिस्से का क्या मतलब होता है? स्कोरिंग वाला हिस्सा, जिसमें आप बहुत अच्छे से अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो इस हिस्से को टारगेट करना है आपको सबसे पहले। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कि यहां पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल तो नहीं है, यहां पर कंडीशंस का इस्तेमाल तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन से टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं ना, ये भी तो हो जाता है ना कई बार कि सवाल तो 5 दिख रहे हैं लेकिन तरीका सारा अलग ही था वहां पे। तो एक बार वो बता देता हूं मैं कैसे सवाल आते हैं। अप्रोक्सीमेशन सिंपल 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड बना के निकल जाओगे। नंबर सीरीज के बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक पैटर्न पे होते हैं, डबल डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं जैसे नॉर्मल बैंक एग्जाम में आते हैं। आईबीपीएस पीओ में आपने देखा होगा, एसबीआई पीओ में आप देखने वाले हो, आईबीपीएस क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क में, आरआरबीज में जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना प्री एग्जामिनेशन में, उस टाइप के नंबर सीरीज के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे पिछले बार। तो चांसेस हैं कि इस बार भी वही पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग वैसा ही होता है हर एक साल, है ना। उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिसमें आपको कंपेयर करना होता है, रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं। कई बार साइन मेथड से भी कर देते हो आप लोग, और कई बार आपको रूट्स निकालने पड़ जाते हैं। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है वो भी आपके 5 सवाल आपसे पूछे गए थे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके बताना था एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। सिंपल पैटर्न के ऊपर बेस्ड, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, जिसकी प्रैक्टिस बहुत करवा दी गई है आपको। अप्रॉक्सीमेशन के 5 सवाल, 15 सवाल। ये 15 सवाल आपको छोड़ने नहीं है, ये स्कोरिंग हिस्सा है इस पूरे के पूरे क्वांट सेक्शन का। अगर मैं बैठूँ ना आपकी जगह पे एग्जाम देने, मैं सबसे पहले ये 3 हिस्से खत्म करूंगा। मुझे मतलब ही नहीं है डीआईज क्या आ रही है, मुझे मतलब ही नहीं है अर्थमेटिक क्या आ रहा है। मैं सबसे पहले वन लाइनर्स वाला हिस्सा खत्म करने वाला हूँ। मेरा 15 सवाल है, छुपे हुए भी नहीं रह सकते 15 सवाल। इन तीनों में कोई सीक्वेंस नहीं रखनी है, जो भी पहले आ जाए उसको खत्म करो। और इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग कि मैं ये मान सकता हूँ कि 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि आपको 15 में से 15 निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो आप। अप्रॉक्सीमेशन के सवाल लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट में आप निकाल लोगे। मतलब 1 मिनट में आप 2 सवाल बनाते हो। 1 मिनट में मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं सर मेरे से तो ना 2 सवाल ही बनते हैं, तो भी 2.5 मिनट में बना लोगे। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों मिला के आप कितना 5 मिनट 6 मिनट लगा सकते हो। यानी कि ये तीनों का तीनों हिस्सा जो है वो लगभग 8 मिनट में आपका बन जाएगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा स्पीड कम है सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, तो शायद 9 मिनट लग जाए, 9.5 मिनट लग जाए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। और उतने समय में आपके ये 15 में से 15 सवाल निकलेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ में भी, और अटेम्प्ट भी पूरे के पूरे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हिस्सा आपको मिल गया एग्जामिनेशन में स्कोर करने वाला, जिसमें 15 आउट ऑफ 15 आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इस हिस्से को टारगेट करना है। तो पहली अप्रोच क्या रहेगी, पहला प्लान यही रहेगा कि पहले प्लान के अकॉर्डिंग हम वन लाइनर्स को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में सर 2 ऑप्शन है, या तो डीआईज पिक करो या तो अरिथमेटिक पिक करो। सो अगर मैं आपके जगह हूं और मैं आपको सजेशन देता हूं तो पहले आप डीआईज को पिक कीजिएगा, है ना। अरिथमेटिक से पहले डीआईज को पिक कीजिएगा, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कई बार आपको फंसा देते हैं, लेकिन डीआई आपको कभी भी नहीं फंसाएगा। तो अगर आप देखोगे तो केसलेट डीआई है, टेबल बेस्ड है, पाई चार्ट है। अब ये सवाल थे कैसे, है ना, दिख तो रहा है सर सिंपल सिंपल, ना डबल पाई चार्ट है, ना टेबल के साथ में कोई दूसरा ग्राफ का इस्तेमाल हुआ है, ना केसलेट का कुछ यहाँ पे जिक्र हुआ है। सवाल थे कैसे ये, सवाल ऐसे थे कि ये तीनों के तीनों सवाल जो थे वो विदाउट वेरिएबल के थे। मतलब उनके साथ में वेरिएबल नहीं था। कई बार डीआई मुश्किल हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि डिकोड नहीं हुआ। डिकोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल था उसमें। सो वो जो वेरिएबल होने वाली प्रॉब्लम आती है ना, वो नहीं है इसके साथ में, तीनों के तीनों सवालों में। सो तीनों के तीनों जो टॉपिक है ना आपके, वो विदाउट वेरिएबल के थे। और विदाउट वेरिएबल के सवालों में आपको पता है आप बना सकते हो, दिक्कत होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेटा को पिक करना है और डेटा को कैलकुलेट करना है, यानी कि कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थे। ऑब्वियसली अब अगर एग्जामिनर आपको वेरिएबल नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव देंगे सवाल, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए पहले से रेडी रहना। अब ये 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। लेट सपोज इस साल भी तीनों आ गए, केसलेट आ गया, टेबल आ गया, पाई चार्ट आ गया। ये क्या लिखा हुआ है नीचे, बोट एंड स्ट्रीम। एक बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर आपका सवाल था, यानी कि अरिथमेटिक बेस्ड एक डीआई था। तो वो तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है ना, वो रैंडम किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जहां पे ग्राफ आता है सीधा सीधा। अगर मान लो मैं यही 3 आपको दे दूं फिर से इस साल, तो आप कौन सा पिक करोगे, जरा पिक करो इन तीनों में से। एक आपने कोई भी पिक कर लिया होगा कि मैं पहले टेबल करूंगा, पहले पाई चार्ट करूंगा, कि पहले केसलेट करूंगा। कैसे पिक किया आपने, आपने पिक किया अपनी मेमोरीज में आप गए, है ना। आपने देखा कि मैं किस अच्छे पैटर्न के साथ में फैमिलियर हूं, किस पैटर्न के साथ में ज्यादा फैमिलियर हूं, किस पैटर्न की मैंने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है, किस में मुझे कॉन्फिडेंस है। बस यही काम करना है एग्जाम में भी। आपके पास में मान लीजिए केसलेट आ गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है केसलेट को लेकर, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मार्क एंड रिव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट डीआई आपका टेबल आ गया, टेबल और पाई चार्ट। अब टेबल डीआई आ गया, आपने टेबल पे नजर मारी और आप कह रहे हो यार ये सवाल तो बन जाएगा मुझसे, तो बस वहीं पे बनाना शुरू करो सवाल को। पहले पाई चार्ट आ गया, आपको लग रहा है कि पाई चार्ट भी बन जाएगा, तो पाई चार्ट को बनाना शुरू करो। टॉपिक के ऊपर बेस्ड आ गया, एक अरिथमेटिक के किसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक डीआई आ गया, और आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग नहीं है। जैसे मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन काफी सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कई बार, डीआईज में तो स्पेशली फंस जाते हैं। या XYZ कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, अलग अलग पर्सन का अलग अलग टॉपिक होगा कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे मैं आपको प्रोबेबिलिटी पे अगर मैं डीआई दे दूं, तो प्रोबेबिलिटी वाला डीआई बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो उस वाले टॉपिक को देख लेना कि वो टॉपिक स्ट्रांग है आपका, तो हाथ डालना है उस डीआई में, नहीं तो हाथ क्यों डालना है, फिर परेशान नहीं होना उसमें, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले बाकी सारे सवाल बनाएंगे। सो 4 डीआईज थे पिछले बार, 20 के आसपास सवाल थे। मान लीजिए कि इस बार भी 4 डीआईज आपको मिलती हैं, तो आपको पिक करनी है 2 से 3 डीआईज, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हो। और मुझे लगता है केसलेट बहुत मुश्किल नहीं होती है, डेटा पूरा होता है उसमें, बस वो थोड़ा सा है ना फंसा के दिया हुआ होता है, थोड़ा सा खोलना पड़ता है आपको, बाकी प्रॉब्लम होती नहीं केसलेट में। तो ये 4 डीआईज हैं पिछले बार, इस बार भी आएंगी। अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हो।
पहले टेबल आ जाता है तो टेबल करना है, बार ग्राफ करना है, पाई चार्ट करना है, कौन सा करना है? हो सकता है कि बार ग्राफ आ जाए। सो बार ग्राफ आपका स्ट्रांग है कि नहीं है हर एक तरीके से। हालांकि बहुत कैलकुलेटिव सवाल नहीं आता है, बहुत छुपा हुआ सवाल नहीं है, बहुत डिकोडिंग वाला सवाल नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला है। थोड़े क्वेश्चन स्ट्रेच करके मिलेंगे, बड़े सवाल मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये हो सकता है, बाकी सवालों का जो डेटा होगा वो छुपा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है और ये एग्जामिनेशन कह रहा है। ठीक है, तो आप डीआई से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी और उसके बाद में अर्थमेटिक। अच्छा, अर्थमेटिक में क्या हुआ था पिछले बार, लगभग 8 से 9 सवाल ऐसे थे जो विदाउट वेरिएबल के थे, और लगभग 2 से 3 सवाल ऐसे थे जिसमें छोटे छोटे वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया था। छोटे छोटे वेरिएबल्स, एक्स की वैल्यू बता दो, x+5 की वैल्यू बता दो, ऐसे वाले सवाल। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे वो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, और उन सवालों में हल्का सा वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ था। बाकी सवालों में वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है तब तो ये सवाल निकाल लोगे आप, क्योंकि पिछले बार का लेवल बहुत हाई था नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अर्थमेटिक मुझे फंसाता है, तो अर्थमेटिक में भी आप थोड़ा चूजी हो सकते हो। 12 के 12 सवाल जो हैं उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको नहीं आता बोटन स्ट्रीम, आपको आता ही नहीं है बोटन स्ट्रीम, आपको पता है 100% गलती होगा आपसे, तो हाथ डालना ही क्यों फिर उस टॉपिक में? वहां पे उन सारे के सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए चलना है, और जो जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है उसको बनाते हुए चलना है बस। बहुत ज्यादा समय आपको देना नहीं है एक क्वेश्चन में, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। पहले राउंड में, पहला राउंड आपने लगाया अर्थमेटिक का, उसमें कितने बने? मान लीजिए 12 में से 6 बने, 7 बने, चलो 5 बच गए, उसमें से एक बार और नजर मार ली कौन सा बना सकता हूं मैं, किस में अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, किस में मैं अपना समय दे सकता हूं, वो टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर लीजिएगा। और उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी कौन सा था? 2 स्टेटमेंट वाला था। 2 स्टेटमेंट वाला मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होता है, और 2 स्टेटमेंट वाला आप बना सकते हो, है ना। 3 स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ तो कई बार 2 में भी हो जाती है, लेकिन 2 वाला आपको सिखाया हुआ है पेड क्लासेस में, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी थी आपको। तो 2 स्टेटमेंट वाला अगर आपके पास में आता है तो आप इसको बना सकते हो। थोड़ा ट्रिकी था, डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा ट्रिकी था, और डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा ट्रिकी होता ही है हमेशा, मतलब दिखता कुछ और है, कई बार छोटी छोटी चीजें उसमें फंसी हुई कुछ और होती है। तो ये अप्रोच आपको यूज करनी है। पहले ये 15 के 15 सवाल आपके खत्म होने चाहिए, और फिर उसके बाद में 4 टेबल, ये मतलब ये 4 डीआईस थी। पिछले साल का पेपर डाउनलोड करके देखोगे, तीनों डीआईस बहुत बहुत ही कमजोर से नजर आएंगे आपको, ऐसा लगेगा यार आरआरबी का पेपर दे रहा हूं मैं, आरआरबी पीओ प्री का पेपर दे रहा हूं, ऐसा फीलिंग आएगी आपको वहां पे ना, वैसे वाले डीआईस थे ये। तो ये तीनों बनने चाहिए आपके, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बनने चाहिए, 3 डीआईस आएंगे बनाने हैं। एक अर्थमेटिक के ऊपर आ जाए, हो सकता है इस साल अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड ना आए, एक और बारग्राफ आ जाए, तो फिर तो चारों डीआईस बना सकते हो आप, है ना। लेकिन फिर भी चारों के चारों डीआईस इजी नहीं होंगे, एक डीआई बहुत कैलकुलेटिव होगा, बहुत ट्रिकी होगा, बहुत फंसाने वाला होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, बाकी 3 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अरिथमेटिक में यही काम करना है, पहले विदाउट वेरिएबल वाले सवाल बनाना, फिर वेरिएबल वालों में हाथ डालना, और 2 स्टेटमेंट वाले अगर डेटा सफिशिएंसी है और आप अगर 100% श्योर हैं तो ही अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो गलत अटेम्प्ट करने से आपको बचना है। सो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना आपका, लगभग 15 सवाल आप यहां से निकाल सकते हो, लगभग 15 सवाल आप यहां पे निकाल सकते हो। भाई चारों डीआईस बना ली, लेकिन 4-4 सवाल बनाए, सब में 3-3 सवाल बनाए, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि 2 बड़े बड़े सवाल थे सर, वो डिकोड नहीं हुआ या बने नहीं हमसे, कई बार ऐसा भी हो जाता है। सो ऑन एन एवरेज 14 to 15 क्वेश्चन यहाँ बनाए, लगभग 15 सवाल यहाँ बना लिए, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालने हैं। उसके बाद में आपकी हेल्प कौन करेगा? अरिथमेटिक और डीएस। अब यहाँ से आपकी जो लर्निंग्स है वो काम आएंगी अरिथमेटिक की। तो आप कितना बना पाते हो? 37 तक जा पाते हो, 40 तक पहुंच पाते हो, है ना। तो ये पहुंचना पड़ेगा आपको, है ना। 35 प्लस तो मेरे ख्याल से निकल सकता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 2022 का देखा गया है, उससे 2021 वाला भी मैंने देखा था, मतलब 35 क्वेश्चंस निकाले हैं बच्चों ने, है ना। अपने स्क्रीनशॉट भी कई लोग शेयर करते हैं ना, तो उन्होंने निकाले हैं सवाल, तो आप सभी भी निकाल सकते हो, कॉन्फिडेंस रखना है आप सभी को भी, और ये अप्रोच को ही फॉलो करना है, क्योंकि पेपर लगभग ऐसा सा ही आएगा, पहले वन लाइनर्स खत्म करना, फिर डीआई खत्म करना, फिर अर्थमेटिक करना, एंड अकॉर्डिंग टू द पेपर आपको रिस्पॉन्ड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट से होने वाला है। सो आपको ध्यान रखना है पूरे ऑल ओवर परफॉर्मेंस पे। जैसे आपके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, जीए सेक्शन होगा, और उसके साथ में कंप्यूटर भी होगा। तो मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन चला गया आपका, आपके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए आप उसमें, तो मोराल गिराने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करके आ जाओ, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी। एक सब्जेक्ट में अगर आप गिर गए थोड़ा सा, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप बाहर हो जाओगे, या 2 में भी अगर आपको लग रहा है कि ये तो गिर गया और इसमें मेरा एवरेज रह गया, तो बाकी 3 की परफॉर्मेंस अगर आपने अच्छी कर दी ना, तो ऑल ओवर में आप निकल जाओगे आगे। बस इतना ही करना होता है जब 5-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं तब। ठीक है, तो किसी भी एक सेक्शन के अटेम्प्ट अगर कम रह जाए, लगे कि यार थोड़ा कम रह गया, तो मोरल डाउन नहीं करना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा।
थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। ईसीजीसी पीयू एग्जामिनेशन के लिए एक्साइटेड हो, तैयार हो, अगर आप इस सेशन को देखने के बाद में इस प्लान के साथ में अब आपको डुएबल लगेंगी चीज़ें, तो इस प्लान की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा मॉक टेस्ट के साथ में, अभी टाइम है। तो लगभग 4 से 5 मॉक अगर आप लगा लोगे तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे इस पैटर्न के साथ में, इस अप्रोच के साथ में, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आप सभी का एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन को भी कवर करेंगे, एग्जामिनेशन के रिव्यू को भी कवर करेंगे। तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।